हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो अगर आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, बीपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो उसमें विज्ञान बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और अगर आप विज्ञान को अच्छा कर लेते हैं तो यहाँ से आपको मार्क्स डेफिनेट आएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में सारे बिंदु को पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में। तो देखिए, तो पूरे ब्रह्मांड में अगर आप देखेगा या पृथ्वी पर ही अगर आप देखते हैं तो दो तरह का चीज मिलेगा आपको। एक मिलेगा निर्जीव और एक मिलेगा आपका सजीव। जिसमें जान नहीं है वो निर्जीव हो गया ना, जैसे पत्थर हो गया, घर हो गया ना, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, जिसमें जान नहीं है। एक दूसरा चीज मिलेगा जिसमें जान होता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया ना, हम लोग हो गए, कोई जानवर हो गया, कोई सूक्ष्म जीव हो गया। ये सब में क्या है? जान है। तो जिसमें जान होता है, प्राण होता है, उसको जीव बोलते हैं। और जो भी जीव है, वो छोटा हो, बड़ा हो, दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, मतलब वो जीवाणु हो, कोई भी हो जीव, वो आपका कोशिका से ही बना होता है। तो याद रखिएगा, जैसे हम लोग रसायन में बात करते थे हर एक पदार्थ जो होता है परमाणु से बना होता है, उसी तरह बायोलॉजी का एक सिद्धांत याद रखिएगा। बायोलॉजी का एक बात महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि कोई भी जीव हो जिसमें जान है, जो जीव है वो आपका कोशिका से ही बना है। वो हाथी हो तब, बैल हो तब, भैंस हो तब, या कोई पेड़ पौधा हो तब, ठीक है, या छोटा सा चींटी हो तब, या जीवाणु हो तब, या आपका शैवाल हो तब, कवक हो तब। हर एक जीव वो छोटा हो या बड़ा हो कोशिका से ही बना होता है। एक को छोड़कर जो विषाणु होता है, जो वायरस होता है, याद रखिएगा वो कोशिका से नहीं बना होता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल समझ गए। इसका मतलब जो जीवन है, मतलब जीव है, जो जीवन है उसका जो मूलभूत इकाई है, वह सबसे छोटा इकाई जिससे जिससे जीवन बना है, जिससे कोई जीव बना है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे। तो याद रखिएगा, कोशिका जो है वह छोटा इकाई है जिससे कोई भी जीव बनता है। जैसे हम लोग बने छोटे छोटे कोशिका से बने, जो चींटी बना है छोटे छोटे कोशिका से बना है। अगर बड़ा जीव होगा तो उसके अंदर ज्यादा कोशिका होगा, अगर कोई छोटा जीव होगा उसके अंदर कम कोशिका होगा। और कोशिका का एक खास बात है कि एक कोशिका में भी जीवन है। जैसे जीवाणु जो होता है ना, उसमें जीवन है लेकिन वो एक ही कोशिका का बना है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे प्रोटोजोआ का बात करेंगे, जैसे अमीबा हो गया, वो आपका एक ही कोशिका से बना होता है और एक कोशिका में भी लाइफ है। तो एक कोशिका में भी जीवन है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, उसको हम लोग कभी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग जो है बहुत सारा कोशिका से बना है ना। अब चींटी हो गया, चींटी में कोशिका ज्यादा होगा कि हम लोग में कोशिका ज्यादा होगा? चींटी में कम कोशिका होगा, हम लोग में ज्यादा कोशिका होगा। हाथी से तुलना करेंगे तो हाथी में और ज्यादा कोशिका होगा। तो जितना बड़ा जीव होगा उसके अंदर कोशिका का संख्या ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जो कोशिका होता है उसको हम लोग जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी कोशिका से हमारा संरचना तैयार हुआ। ये जो संरचना हमारा देख रहे हैं, या किसी पेड़ पौधा को या किसी भी जीव का जो संरचना तैयार होता है, वो किससे तैयार होता है? कोशिका से। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई भी बोला जाता है जीवन का। दूसरा, इसको हम लोग कार्यात्मक इकाई भी बोलते हैं, क्योंकि यह जीव का सारा काम करता है। यह श्वसन भी करता है, इसके अंदर ऊर्जा भी बनता है, इसके अंदर पाचन भी बनता है, इसके अंदर प्रोटीन भी बनता है। इसीलिए कोशिका जो है सारा काम कर रहा है, इसीलिए कोशिका को हम लोग कार्यात्मक इकाई भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कोशिका को खोजा किसने। तो कोशिका तो बहुत छोटा होता है, कोशिका को हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए एक औजार चाहिए, एक यंत्र चाहिए, जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोशिका को खोजने में काफी समय लग गया, क्योंकि इसको तो हम लोग देख ही नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है, इतने छोटे हैं, जिसको हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जैसे ही माइक्रोस्कोप आया तो रॉबर्ट हुक ने पहले एक माइक्रोस्कोप बनाया। और जो पेड़ होता है, पेड़ का जो पपड़ी होता है, उसके नीचे वाला जो परत होता है, पपड़ी के नीचे वाला, उसको कॉर्क बोलते हैं। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से, जो अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया था, ठीक है, माइक्रोस्कोप बनाया था, उसकी मदद से उन्होंने देखा तो उनको कैसा संरचना दिखा? तो याद रखिएगा, उनको मधुमक्खी की छत्ता की तरह उनको संरचना दिखा। मधुमक्खी के छत्ता में जिस तरह छोटा छोटा कमरा होता है, छोटा छोटा रूम होता है, उसी तरह इनको भी छोटा छोटा रूम दिखा। और इस छोटे छोटे रूम को इन्होंने नाम दिया कोशिका। क्या नाम दिया? कोशिका। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया। किसमें खोज किया? याद रखिएगा, कॉर्क में। कैसा दिखा? मधुमक्खी की छत्ता की तरह दिखा।
उसमें जो छोटा छोटा कमरा था उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। तो कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले नाम कोशिका किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यह जो कोशिका है मृत कोशिका है, क्योंकि पपड़ी जो होता है वो मृत होता है। पपड़ी जो होता है याद रखिएगा, जो पेड़ का पौधा का जो पपड़ी होता है ऊपर वाला ना, कभी कभी तोड़ के हम लोग जलावन का भी काम करते हैं, वो आपका मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका को खोजा, ठीक है, किसने, रॉबर्ट हुक ने। अब ध्यान आया किनको, एंटोनी वॉन ल्यूनहुक। ल्यूनहुक को याद रखिएगा। अब ई समझ गए जब माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो ई और तगड़ा माइक्रोस्कोप बनाए और अच्छा माइक्रोस्कोप बनाए और नदी उदी के किनारे, पोखरा वगैरह के किनारे निकल गए। पोखरा में बहुत सारा वो जीवाणु, बहुत सारा शैवाल को वो देखे, ठीक है, बहुत सारा कोशिका को खोजे जो हमारे खून में है, रक्त में है, ठीक है। तो उसके बाद अगले जो साइंटिस्ट है ल्यूनहुक, इन्होंने बहुत सारा जीवित कोशिकाओं को खोजा ना, कुछ नदी में मिल गया, कुछ खून में मिल गया। इसीलिए ये जो है, ये तो सिर्फ सेल खोजे, नाम दे दिए, लेकिन ये जो थे बहुत सारे कोशिकाओं को खोजे। इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ, याद रखिएगा, इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। उन्होंने कॉर्क में मृत कोशिकाओं को देखा। उसके बाद एक साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन ल्यूनहुक, इन्होंने 1674 में जीवित कोशिकाओं को खोज किया। तो ये मृत कोशिका को खोजे रॉबर्ट हुक, और जो ल्यूनहुक थे वो किसको खोजे, जीवित कोशिका को खोजे, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। देखिए कोशिका सिद्धांत मतलब कोशिका के बारे में कौन कौन सा बात कहा गया और कौन लोग कहे, उसी को हम लोग कोशिका सिद्धांत बोलेंगे। तो कोशिका सिद्धांत में याद रखिएगा 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर कोशिका के बारे में कुछ बात कहा, जिसको हम लोग कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। पहला साइंटिस्ट का नाम है स्लाइडेन, दूसरा साइंटिस्ट का नाम है स्वान, और एक तीसरे साइंटिस्ट बाद में है, इन्होंने भी कुछ कहा, जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो याद रखिएगा, स्लाइडेन, स्वान, विर्चो, 3 नाम याद रखिएगा। इन तीनों ने मिलकर एक थ्योरी दिया, किसके बारे में, कोशिका के बारे में, उसी को हम लोग कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। इनका कहना था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोई भी जीव, वो पेड़ पौधा हो तब, या सूक्ष्म जीव हो तब, या कोई जानवर हो तब, ठीक है, वो सभी जो है आपके कोशिका से बने होते हैं। दूसरा बात इन्होंने कहा, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो कोशिका है आपका, वो जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, पहले आपको समझा दिए हैं। तीसरा बात, ये जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात किसने कहा था, विर्चो ने कहा था, कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। इसका मतलब क्या है, इनका कहना था कि कोई भी कोशिका जो है ना अपने आप नहीं बन जाता है, अपने आप नहीं बन जाता है, कोई कण से नहीं बनता है, वो जब भी बनेगा पुराने कोशिका से ही बनेगा। तो याद रखिएगा, कोई नया कोशिका अपने आप नहीं बन जाता है, जो पुराना कोशिका होता है वो टूट जाता है 2 कोशिका में, 2 कोशिका में टूट जाता है, फिर ये टूटकर 2 नया कोशिका बन जाता है। तो कोशिका जो होता है, ठीक है, वो टूट टूट कर उसमें डिवीजन होता है, टूटते जाता है और नया नया कोशिका बनते जाता है। मतलब जो भी कोशिका आएगा पुराने कोशिका से आएगा, वो और पुराने कोशिका से आया होगा, मतलब सब कोशिका से ही आया होगा, अपने आप नहीं आया होगा। यही बात इन्होंने कहा, जो हर कोशिका किसी न किसी कोशिका से ही आता है, पुराने कोशिका से ही वो टूटकर नया कोशिका बनता है। तो ये तीनों बात याद रखिएगा, ठीक है। तो जो भी नया कोशिका होगा वो पुराने कोशिका से ही बना होगा, क्योंकि कोशिका अपने आप नहीं आता है, कोशिका टूटकर नया कोशिका बनता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, सबसे छोटा अगर कोशिका का बात करेंगे, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है, याद रखिएगा, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव का अगर हम बात करेंगे, सबसे छोटा कोशिका का बात करेंगे, तो वह हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे उसको, माइकोप्लाज्मा। दूसरा याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका, पूरे जीव में अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, जो एक बैक्टीरिया होता है। पूरे जीव में बात करेंगे सबसे बड़ा कोशिका, एक कोशिका का बात कर रहे हैं, सिंगल कोशिका का बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका जो होगा, याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा, लेकिन अंडा का उजला वाला भाग नहीं, पीला वाला भाग। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका पीला वाला जो भाग होता है बहुत बड़ा होता है,
ठीक है, तो ये आपका होता है सबसे बड़ी कोशिका। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, उजला वाला भाग नहीं, पीला वाला भाग। मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका है, मानव शरीर का अगर हम बात करेंगे तो मानव शरीर में जो सबसे छोटा कोशिका है वो है आपका शुक्राणु। ये किस में होते हैं? मेल में होते हैं, नर में होते हैं, ये मादा में नहीं होता, फीमेल में नहीं होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का बात करेंगे तो वो आपका एग होता है, जिसको हम लोग अंडाणु या ओवम हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये जो अंडाणु होगा ये मर्द में नहीं होता है, लेडीज में होता है, औरत में होता है, जिसको हम लोग मादा बोलते हैं। ठीक है, तो ये मादा में होगा। तीसरा होता है, याद रखिएगा, सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो याद रखिएगा वो तंत्रिका कोशिका, जो दिमाग उमाग में होता है या बॉडी में होता है, जो मैसेज को पहुंचाता है। तो 5 तरह का कोशिका याद रखिएगा। पूरे जीव में सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, पीला वाला भाग। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा, मानव शरीर में बात करेंगे सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। लंबा का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लंबा में क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। अब कोशिका जो होता है याद रखिए बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है जिसको हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आकार होता है माइक्रोमीटर में नापा जाता है। तो कोशिका सिद्धांत क्या होता है हम लोग जान गए। अब हम लोग कोशिका के बारे में संरचना देखेंगे, जो कोशिका में का होता है, कोशिका कैसे काम करता है, कैसे ऊर्जा बनाता है, कैसे पाचन करता है। तो कोशिका का सबसे पहले हम लोग मुख्य भाग को देखेंगे। कोशिका का 3 मुख्य भाग होता है, याद रखिएगा। तो कोशिका का आकार, भैया कोशिका का आकार हम लोग गोलाकार बनाते हैं, लेकिन गोलाकार नहीं होता। कोशिका का आकार कुछ भी हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, ठीक है, ओवल शेप का हो सकता है, तो अलग अलग आकार हो सकता है। कुछ कोशिका ऐसा भी होगा जैसे अमीबा में उसका कोई आकार ही नहीं होता है। तो समझने के लिए हम लोग गोलाकार बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका कोशिका हो गया। तो कोशिका का 3 चीज याद रखिएगा। ये आपका हो गया। अब बीच में एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और ये बाहरी बाउंड्री समझिए, ये बाहरी बाउंड्री, कोशिका का जो बाहरी बाउंड्री होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली बोलिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो 2 नाम याद रखिएगा। तो कोशिका का जो बाहरी बाउंड्री होता है उसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, और कोशिका के अंदर जो सेंटर होता है, जहां से पूरा कंट्रोल होता है, उसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तीसरा चीज याद रखना है, अब यह बाउंड्री और यह न्यूक्लियस के बीच में जो पानी वाला मटेरियल होता है, जो द्रव वाला पदार्थ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म याद रखिएगा। 3 चीज याद रखना है, कोशिका का बाउंड्री, कोशिका का केंद्रक, और उसके बीच में जो पानी वाला जो पदार्थ है उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब एक एक करके हम लोग काम को देखते हैं। यह जो आपका कोशिका झिल्ली है, बाहरी जो बाउंड्री है ना, इसको याद रखिएगा, ये गेट कीपर का काम करता है भैया। जैसे हर घर का बाउंड्री होता है, बाउंड्री होता है तो क्या हो जाता है? घर सेफ हो जाता है। हम लोग भी घर और का बाउंड्री करा लेते हैं तो घर क्या हो जाता है? सेफ हो जाता है। कोई चीज आएगा नहीं, कोई चीज आएगा तो पूछ के आएगा, कोई चीज को बाहर जाना होगा तो पूछ के जाएगा। तो कौन आदमी अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, पता चल जाता है। बाउंड्री नहीं है, कोनो कहीं से आ जाएगा। तो यह जो कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका का होता है बाउंड्री होता है, मतलब ये गेट कीपर का काम करता है। कौन अंदर आएगा, कौन बाहर आएगा, यह तय करता है कोशिका झिल्ली। तो याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो होता है यही तय करता है कौन पदार्थ अंदर आएगा और कौन पदार्थ बाहर जाएगा। सबको आने नहीं देगा और सबको जाने नहीं देगा। ठीक है, इसके लिए जो सही लगेगा उसी को आने देगा और जो सही लगेगा उसको बाहर जाने देगा। जैसे ऑक्सीजन को आने देना है तो लाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो बाहर निकालेगा, पानी को आना है तो आएगा, पानी को ज्यादा है भेजना है तो पानी को बाहर कर देगा, वेस्ट मटेरियल है बाहर करना है तो बाहर कर देगा। तो कुछ मटेरियल को आने देगा, कुछ मटेरियल को जाने देगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, यह जो होता है अर्धपरागमय झिल्ली होता है। अर्धपरागमय झिल्ली का मतलब हो गया ये सबको नहीं जाने देगा, कुछ को जाने देगा और कुछ को जाने नहीं देगा, कुछ को आने देगा और कुछ को आने नहीं देगा। तो यह तय करेगा कि कोशिका के अंदर कौन आएगा और कौन जाएगा। मतलब ये गेट कीपर का काम करता है, ये सिक्योरिटी गार्ड है, यही तय करेगा कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली में छेद होता है, छोटा छोटा छेद होता है, तभी तो कोई चीज अंदर जाएगा
और अंदर से बाहर आएगा। अगला आपका साइटोप्लाज्म बता दिए, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, तो कोशिका के अंदर यह जो द्रव देख रहे हैं, यह जो द्रव देख रहे हैं, इसी द्रव को हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव। इसी में सारा काम होता है कोशिका का। इसमें बहुत सारा चेला सब रहता है जो बहुत सारा काम करता है। तो सारा चेलवा सब इसी साइटोप्लाज्म में, इसी कोशिका द्रव में रहता है। ठीक है, सब कोशिका द्रव में होता है। इसी कोशिका द्रव में खाना वाना सारा चीज बनेगा और सब बढ़ता उठता है। तो कोशिका द्रव ध्यान रखिएगा, इसी में सारा आपका कोशिका का चेला सब होता है, जिसको हम लोग कोशिकांग बोलेंगे, जो आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाला जो पदार्थ है, जेली जैसा जो द्रव है, जो लिक्विड है, उसी को हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव। सभी जो कोशिकांग है, मतलब कोशिका का जो चेलवा सब है, इसी में रहता है। ठीक है, कोशिका की अधिकांश जैविक क्रिया यही होती है। कोशिका का जितना भी काम है ना, इसी लिक्विड में होता है। जैसे ऊर्जा बनाना है, पचाना है, बात समझ रहे हैं, प्रोटीन बनाना है, ऊर्जा बनाना, ये सारा काम इसी में होगा। तो कोशिका का 3 चीज याद रखिएगा, एक बाउंड्री कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, एक बीच वाला आपका सेंटर जो हो गया उसको केंद्रक बोलेंगे, पूरा कंट्रोल करेगा। बॉस होता है, न्यूक्लियस का होता है, बॉस होता है, वही तय करेगा कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, डाट डबट वही करेगा। ठीक है, तीसरा होता है आपका द्रव, जो नाभिक में, मतलब जो केंद्रक है उसमें और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में होता है। इसी साइटोप्लाज्म में, इसी कोशिका द्रव में सारा क्रिया उरिया होता है, सारा काम इसी में होता है, क्योंकि इसी में सेल का चेला होता है। तो न्यूक्लियस याद रखिएगा, कोशिका का यह नियंत्रण केंद्र होता है, पूरा कोशिका को यही कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग का दिमाग पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना, उसी तरह कोशिका का दिमाग होता है, पूरा कोशिका को यही कंट्रोल करता है। यह कोशिका का दिमाग होता है, इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है। ठीक है, और जो गुणसूत्र है इसी में होता है, जो 46 गो होता है, याद रखिएगा 23 गो, 23 जोड़ा मतलब 46 गो। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा भाग होता है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जैसे कोशिका झिल्ली होता है, उसी तरह नाभिक का भी झिल्ली होता है। याद रखिएगा, नाभिक का भी क्या होता है, झिल्ली। तो कोशिका का झिल्ली है, उसी तरह नाभिक का भी झिल्ली होता है। तो जितना भी कोशिका के अंदर पार्ट पुर्जा है, सबका एक एक झिल्ली होता है। झिल्ली क्यों है भाई, उसी झिल्ली द्वारा कुछ चीज अंदर जाएगा, कुछ चीज बाहर आएगा, कोई चीज बनाएगा तो बाहर आएगा, कोई चीज का जरूरत पड़ेगा तो वो अंदर जाएगा। तो झिल्ली रहेगा तब ना। तो जितना भी कोशिका के अंदर आपको मिलेगा, सब में लगभग झिल्ली होगा, एक दो को छोड़कर। तो यहाँ पे केंद्रक का जो झिल्ली होता है उसको हम लोग केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। इसके अंदर एक कठोर पदार्थ होता है, गोलाकार होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। याद रखिए, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक गोला होता है, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है राइबोसोम बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, राइबोसोम, और राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। ये राइबोसोम का निर्माण करता है। इसके अंदर भी एक द्रव होता है, जिस तरह कोशिका के अंदर एक द्रव है, जेली लाइक पदार्थ है, जेली की तरह एक पदार्थ है, उसी तरह इसके अंदर भी एक जेली लाइक पदार्थ होता है, एक द्रव होता है, जिसका नाम है, याद रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। कोशिका का जो द्रव होगा कोशिका द्रव, और जो केंद्रक का द्रव होगा उसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक द्रव। इसी को इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए होता है। यही तय करता है जो अगला जो संतान होगा उसमें कैसा कैरेक्टर होगा, उसका चाल चलन कैसा होगा, उसका नक्शा उक्सा शरीर का कैसे होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कोशिकांग क्या होता है। देखिए, तो जिस तरह एक फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री में मैनेजर होता है, हेड होता है, और बहुत सारा उसमें मजदूर होता है, वर्कर होता है जो काम करता है, तभी तो फैक्ट्री चलेगा। तो सेल एक फैक्ट्री की तरह होता है। इसमें एक बाउंड्री हो गया, एक बॉस होगा जिसको केंद्रक बोलेंगे, बीच में द्रव हो गया, उसी में सारा काम होगा। तो सेल का जितना भी चेला होता है ना, जितना भी मजदूर होता है जो पूरा काम करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कोशिकांग। कोशिका का जो अंग है, तो कोशिका का जो अंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिकांग बोलेंगे। ये कहाँ रहते हैं, तो जो कोशिका द्रव है वहीं रहते हैं। क्या करते हैं, तो बहुत सारा काम करते हैं। कोई ऊर्जा बनाएगा, कोई पाचन का काम करेगा, कोई प्रोटीन बनाएगा, कोई पैकिंग करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट करेगा, बहुत सारा काम करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो कोशिकांग समझ लीजिए क्या होते हैं। कोशिका द्रव में उपस्थित
छोटी छोटी संरचनाएं कोशिकांग कहलाती हैं। ठीक है, यह जो होती है बहुत सारा काम करती हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो बहुत सारा कोशिकांग होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ना, जैसे आपका राइबोसोम हो गया, जैसे आपका गोल्गी बॉडीज हो गया। ये सब क्या है, कोशिका का चेला है, कोशिका का अंग है जो बहुत सारा काम करेगा। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे पूरा कोशिका के बारे में जान लीजिए, इतना चीजों को हम लोग पढ़ना है। तो कोशिका द्रव क्या होता है हम लोग पढ़ लिए। तो कोशिका का जितना काम होता है इसी कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, तो जिस तरह आपका सेल मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा झिल्ली था, आपका कोशिका झिल्ली था, बाउंड्री, उसी तरह पौधा में अगर हम बात करेंगे, यह जो आपका प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, यह पौधा में भी होता है, जानवर में भी होता है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपका दौड़ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, अपना सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो भैया अपना सुरक्षा कर लेंगे, कोई मारने आएगा भाग जाएंगे या उससे लड़ सकते हैं, क्योंकि आप हाथ पैर चला सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधा तो नहीं चला पाएगा, इसलिए पेड़ पौधा में ऊपर वाले क्या किए, एक एक्स्ट्रा सुरक्षा दे दिए जिसका नाम है सेल वाल। तो सेल वाल जो होता है उसको हिंदी में कोशिका भीति बोलते हैं। कोशिका भीति जानवर में नहीं होता है, वो किस में होता है याद रखिएगा, पेड़ पौधा में होता है। तो पेड़ पौधा में एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होता है, ठीक है, जो क्या करता है, पेड़ पौधा को महफूज रखता है, उसको बचा के रखता है, चोट वोट से बचाता है और उसको सीधा खड़ा रखने में उसको मदद करता है, उसको संरचना देता है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका को आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। ये केवल पौधा में होता है, ये जानवर में नहीं होता है कोशिका भित्ति। उसके बाद हम लोग अंत प्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह क्या करता है, पदार्थों का निर्माण करता है और उनको भेजता है। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन बनाता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा बनाता है और इसको हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं कोशिका का। लाइसोसोम जो है ये पचाने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग डिस्पोजल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये गंदगी को पूरा साफ कर देता है, पचा देता है। अगला है गोल्गी बॉडी, याद रखिएगा, गोल्गी बॉडी जो है ये पैकिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, इसको भेज देता है। प्लास्टिड का बात करेंगे, प्लास्टिड केवल पौधा में होगा, याद रखिएगा, ये जानवर में नहीं होता है। सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। यह प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है, और इससे भोजन बनाता है पौधा में, इसको फूड फैक्ट्री बोलते हैं। जो वैक्यूल होता है याद रखिएगा, यह स्टोर हाउस होता है। जैसे घर में हम लोग स्टोर हाउस रखते हैं, उसमें सामान वामान रखते हैं, उसी तरह पौधा में वैक्यूल होता है। जानवर में भी होता है लेकिन छोटा होता है, जो पौधा होता है उसमें बड़ा होता है। ठीक है, यह जो होता है जल को और भोजन को जमा करके रखता है, इसको स्टोरेज टैंक बोलते हैं। जो आपका सेंट्रोसोम है, जिसको तारकाकाय बोलते हैं, यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। और अगला आपका न्यूक्लियस, इसको हम लोग पढ़ ही लिए हैं, यह कोशिका का नियंत्रण होता है। ठीक है, कोशिका का दिमाग होता है, पूरे कोशिका का जितना भी काम है उसको नियंत्रण कंट्रोल यही करता है। अब एक एक करके जितना भी कोशिकांग है एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब एक एक करके हम लोग कोशिकांग को पढ़ेंगे और उसके काम को पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के बारे में बता दिए, यह जानवर में नहीं होगा, ठीक है, जानवर जंतु में नहीं होता है, केवल पेड़ पौधा में होगा, क्योंकि पेड़ पौधा को एक एक्स्ट्रा उसको क्या करता है, सुरक्षा देता है। ठीक है, पेड़ पौधा को अधिक सुरक्षा चाहिए, इसीलिए उसमें होता है। यह क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली है होता है उसके बाहर होता है। तो पौधा में दो गो बाउंड्री हो जाएगा, एगो कोशिका झिल्ली और एगो कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के बाहर होता है कोशिका भित्ति। अब याद रखिएगा, कोशिका भित्ति जो होता है कठोर होता है, जो कोशिका झिल्ली है थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है कठोर होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है याद रखिएगा वो आपका सजीव होता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है निर्जीव होता है, याद रखिएगा। तो यह केवल पादप में पाया जाएगा, पौधा में पाया जाएगा। यह सेलुलोज का बना होता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और सेलुलोज जो होता है वो आपका निर्जीव होता है, सजीव नहीं होता है, मतलब यह मृत होता है। क्या होता है, मृत, याद रखिएगा। यह कोशिका को आकार देता है और कठोर प्रदान करता है और पेड़ पौधा को सुरक्षा रखता है, चोट वोट से बचाता है। उसके बाद है आपका, याद रखिएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ईआर बोलेंगे। तो यह जो आपका अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक होता है आपका चिकनी और एक होता है आपका खुरदरी। तो जहां पे चिकनी शब्द का आ जाए ना तो समझ जाएगा वहां पे आपका क्या है, वहां पे वसा है, फैट है।
और जहां पे खुरदरी आ जाए तो आप समझ जाएगा खुरदरी मतलब वहां पे प्रोटीन है। तो याद रखिएगा जो खुरदरी ईआर होता है, जो खुरदरी ईआर होता है उसके सतह पर राइबोसोम होता है और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो ईआर का काम हो गया प्रोटीन को बनाना। ईआर का काम क्या हो गया? प्रोटीन को बनाना। कौन ईआर प्रोटीन बनाएगा? खुरदरा वाला। इसी को इंग्लिश में हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। इसी को आप हिंदी में बोलेगा खुरदरी, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका। एक होता है आपका चिकनी, यहाँ पे प्रोटीन आपका नहीं तो यहाँ पे आपका राइबोसोम नहीं होता है इसलिए चिकना होता है। और यहाँ पे आपका क्या बनता है? फैट बनता है। तो फैट बनेगा तो और चिकना हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? आपका फैट और लिपिड बनता है। लिपिड भी एक तरह का फैट होता है, याद रखिएगा सिंपल में। और यह क्या करता है? जो विषैला पदार्थ है हमारे बॉडी में, जो विषैला पदार्थ बनता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, इसको ये बाहर करता है। तो दो चीज याद रखना है, एक आपका चिकनी ईयर जो है, चिकनी से समझ जाइएगा, यह आपका क्या बना रहा है? वासा बना रहा है, लिपिड बना रहा है। दूसरा जो है हमारे बॉडी में जितना भी टॉक्सिक पदार्थ होता है उसको यह बाहर करता है। खुरदरी ईयर याद रखिएगा, खुरदरा का बात कर रहा है, मतलब इसमें राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन को बनाता है। अगला है आपका राइबोसोम। राइबोसोम सिंपल याद रखिएगा, यह प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा कोशिकांग। कोशिका का सबसे छोटा चेला कौन है? चेला तो बहुत सारा, सबसे छोटा चेला कौन है कोशिका का? तो याद रखिएगा वो आपका राइबोसोम होता है। इसमें बाउंड्री नहीं होता है, राइबोसोम में बाउंड्री नहीं होता है। यह सबसे छोटी गैर झिल्ली बंद, मतलब इसमें झिल्ली नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। झिल्ली इसमें नहीं होता है। यह प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है। अगला है आपका गोल्गी काय, इसी को इंग्लिश में हम लोग गोल्गी बॉडी बोलते हैं। इसका काम क्या है? देखिए ये होता है पोस्ट ऑफिस की तरह। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? सामान आता है, फिर उसको पैकिंग किया जाता है, फिर उस सामान को जहां भेजना होता है भेज दिया जाता है। तो जितना भी मटेरियल, याद रखिएगा ये मटेरियल बना रहा है, ये जो आपका अंतःप्रद्रवी जालिका है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको ईयर हम बोल रहे हैं, वो चीज को बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, वसा बना रहा है, बना लिया। अब वो क्या करेगा कि गोल्गी बॉडीज को भेज देगा, गोल्गी काय को भेज देगा। ये क्या करेगा? उसको शॉर्ट साइट करेगा, थोड़ा मॉडिफाई करेगा, ठीक है, उसको अच्छा से पैक करेगा और फिर अलग अलग कोशिकाओं को यह भेज देगा। तो याद रखिएगा यह पदार्थ को क्या करेगा? पहले अब पोस्ट ऑफिस में क्या आएगा? पहले सामान आएगा, वहां पे जमा करेगा ना, फिर एड्रेस देंगे कहाँ भेजना है, फिर उसको शॉर्ट साइट करेगा, पैक करेगा, भेज देगा। तो इसका काम याद रखिएगा, ये जमा करता है, फिर पैकिंग करता है और फिर इसको भेज देता है जहां उसको भेजना है। अगला याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही आ जाए नाम, याद रखिएगा ये पावर हाउस होता है क्योंकि वो ऊर्जा बनाता है। और ऊर्जा कोशिका में कैसे बनता है? तो जो वो हम लोग खाते हैं वो ग्लूकोज में टूट जाता है, ग्लूकोज कोशिका में चल जाता है, फिर वहां पे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो कोशिका में ऑक्सीजन चल जाता है, और जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है और वाटर बनाता है और एक गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी को हम लोग श्वसन भी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा ये पावर हाउस कहलाता है क्योंकि यह ऊर्जा बनाता है। और ऊर्जा जो बनाता है वो एक छोटे छोटे अणु के रूप में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के रूप में रखता है, जिसको हम लोग एटीपी बोलते हैं। याद रखिएगा जैसे हम लोग पैसा जो होता है हम लोग क्या करते हैं? रुपया के फॉर्म में हम लोग लेते हैं। हम लोग के यहाँ जो पैसा होता है किस रूप में चलता है? रुपया के रूप में चलता है। उसी तरह कोशिका का जो ऊर्जा होता है उसका रूप क्या होता है? एटीपी होता है, याद रखिएगा, एटीपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यह जो होता है ऊर्जा का निर्माण करता है और यह किस रूप में ऊर्जा को रखता है? एटीपी के रूप में रखता है। कोशिकीय श्वसन का मुख्य केंद्र है, हम आपको बता दिए श्वसन जो होता है इसी कोशिका के अंदर होता है। और श्वसन मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज का टूटना। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके टूटता है, ऊर्जा देता है, पानी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। अब इसमें यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, याद रखिएगा यह आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। और इस तरह का ये जो टेढ़ा नुमा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें दो परत होता है, एक बाहरी एक अंदर। जो अंदर वाला जो टेढ़ा मेरा परत है उसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं, याद रखिएगा, क्रिस्टे, ठीक है। इसका अपना ये जो है ना अपने आप में सिस्टम होता है, जिस तरह सेल एक सिस्टम है उसी तरह सेल के बाद ये बहुत ताकतवर होता है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और आरएनए होता है, याद रखिएगा, अपना डीएनए और आरएनए होता है। दूसरा इसमें डबल झिल्ली होता है। झिल्ली क्या होता है? डबल, याद रखिएगा, ठीक है। तो कोशिका का कुछ ऐसा भी है चेला सब जो दो झिल्ली से बना है। कोशिका तो जो कोशिका का केंद्रक होता है आपका दो झिल्ली से बनता है।
उसी तरह आपका यह जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी 2 झिल्ली होता है। अंदर वाला जो झिल्ली होता है टेरहनुमा होता है, जिसको क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, अब यह जो है सेमी ऑटोनोमस होता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसके अंदर डीएनए है, मतलब अपना जैसा ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना भी सकता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ये एक ऐसा कोशिकांग है जो अपना काम थोड़ा बहुत खुद कर सकता है। ठीक है, इसको परमिशन लेने की जरूरत ज्यादा नहीं है केंद्रक से, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलेंगे। अगला है आपका लाइजोसोम। याद रखिएगा, लाइजोसोम का मतलब होता है पचाने वाला। इसके पास इंजाइम होता है। इस इंजाइम से क्या करता है, यह जो पदार्थ उसके अंदर होता है उसको पचा लेता है, या कोई खराब चीज है तो उसको भी पचा के खत्म कर देता है। बाहर से बैक्टीरिया वैक्टीरिया अगर आ गया उसको भी पचा उचा के खत्म कर देता है। कभी कभी क्या होता है, इसको लगता है जो कोशिका जो ठीक से काम नहीं कर रहा, कोशिका का चेला वाला ठीक से काम नहीं कर रहा, कोशिका मरने वाला है, तो मर जाएगा तो कचरा फैलाएगा, तो खुद फट जाता है, और खुद फट जाता है, और इसका जो पाचन होता है वो कोशिका को निगल लेता है, कोशिका को ही पचा लेता है। तो जिस कोशिका में रहता है उसी को ही पचा लेता है, उसी को खाक हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि जिस कोशिका में है उसी को सरा गला के खा लेता है, पचा देता है। कब? जब देखिएगा कोशिका अब मरने वाला है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, डैमेज हो गया है। तो इसमें पाचन एंजाइम होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, मतलब जो गंदगी होता है, जो कीड़ा मकोड़ा होता है, कोई बाहरी पदार्थ आया तो उसको पचा के वो साफ कर देता है। मतलब यह झाड़ू लगाने का काम करता है, पूरा साफ सुथरा रखता है, कोई भी कचरा उचरा नहीं रहने देता है, उस कचरा को पचा उचा के साफ कर देता है। अगला है आपका सेंट्रोसोम, जिसको हम लोग तारक काय बोलते हैं। यह केवल जंतु में होता है, याद रखिएगा, केवल जंतु में होगा, ये पौधा में नहीं होगा। ठीक है, जो हम आपको बोले थे, याद रखिएगा, जो प्लास्टिड होता है या कोशिका भित्ति होता है वो आपका पौधा में होगा, जानवर में नहीं होगा। लेकिन ये एक लौता है जो जंतु में होगा, जानवर में होगा, पौधा में नहीं होगा। कौन? सेंट्रोसोम, जिसको तारक काय बोलेंगे। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है, याद रखिएगा, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अगला है आपका रसदानी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पौधा में होगा और जानवर में नहीं होगा, जानवर में होगा भी तो छोटा होगा, पौधा में बहुत बड़ा होता है, पौधा में बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो यह जो होता है स्टोर हाउस होता है। जिस तरह घर में हम लोग एक रूम को स्टोर हाउस बना देते हैं, उसमें बहुत सारा चीज रखते हैं, उसी तरह ये होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारा भोजन को और जल को अपने अंदर रखता है, और इसकी वजह से जो कोशिका है ना, पौधा का जो कोशिका, वो टाइट हो जाता है, ढील ढाल नहीं करता, टाइट हो जाता है। तो ये कसावट देता है पौधा के कोशिका में, क्योंकि ये पूरा फूला रहता है। ठीक है, तो यह तरल पदार्थ से भरी थैलीनुमा, इसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसका नाम है सेल सैप, याद रखिएगा, कोशिका रस बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका रस किस में पाया जाएगा, याद रखिएगा, वैक्यूल में। किसमें? वैक्यूल में। याद रखिएगा, कोशिका द्रव होता है। इस कोशिका द्रव का मतलब हो गया जितना भी फूड वूड है सब इसमें घुला रहता है, मिला रहता है, इसी को रसधानी बोलेंगे। तो रसधानी पौधा में बड़ा होगा, और जो आपका जंतु होगा या तो नहीं होगा या तो बहुत ही छोटा होगा। प्लास्टिड, याद रखिएगा, प्लास्टिड ये पौधा में ही होता है, ये आपका जंतु में नहीं होता है। एगो प्लास्टिड और एगो आपको बता दी कोशिका भित्ति, और एगो वैक्यूल जो है आपका पौधा में होगा, जानवर में नहीं होगा। तो ये प्लास्टिड 3 तरह का होता है, ध्यान रखना है। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोलते हैं, यह पौधा को हरा रंग देता है। ठीक है, तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसी में होता है आपका क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, जिससे पौधा जो है हरा दिखता है। पौधा हरा दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्योंकि इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल मतलब हो गया आपका हरा, हरा रंग देता है। और जिस पौधा में क्लोरोफिल होता है वही अपना खाना खुद बनाता है, तो ये खाना बनाने में काम आता है। ठीक है, तो पौधा में खाना कौन बनाता है? याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट या ग्रीन पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है, यह प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना खुद बनाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में याद रखिएगा, इसका भी अपना सिस्टम होता है, इसमें अपना डीएनए और आरएनए भी होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए था, उसी तरह इसका भी अपना डीएनए होता है। एक नाभिक में डीएनए था, एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, और एक आपका इसमें डीएनए है। ठीक है, उसके बाद एक और आपका प्लास्टिड होता है, जिसका नाम है आपका क्रोमोप्लास्ट, वर्ण लवक। यह क्या करता है? पौधा का जो अलग रंग, पौधा का हरा रंग कौन देगा? याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट। और पौधा का जो दूसरा रंग है, जैसे फल फ्रूट का
अलग रंग है, फूल का अलग रंग है, उस रंग को कौन तय करता है? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है यह आपको याद रखिएगा, यह आपको फूल को और फल को रंग देता है। अगला है आपका श्वेत लवक। ये जो होता है रंगीन नहीं होता, ये दोनों आपका रंगीन है, एक हरा रंग दे रहा है, ये जो है बाकी दूसरा रंग दे रहा है। श्वेत लवक जो है ये रंगीन नहीं होता, ये रंग नहीं देता है, लेकिन यह क्या करता है? खाना को जमा करके रखता है। जैसे गाजर हम लोग खाते हैं, तो गाजर में जो जड़ होता है उसमें खाना रहता है कि नहीं? जो आलू होता है वो क्या आपका जड़ है, उसमें भी तो खाना है। तो इसका काम होता है, यह जो ल्यूकोप्लास्ट है, श्वेत लवक है, ये रंग नहीं देता है, ये खाना को जमा करके रखता है। अगला है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है, याद रखिएगा, एक कोशिका का द्रव था और एक आपका केंद्रक का द्रव था। तो जो केंद्रक का द्रव है और जो कोशिका का द्रव है, दोनों को मिला दीजिएगा, उसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। सारा जीवित पदार्थ इसी में आ जाएगा, ठीक है, सारा जीवित पदार्थ इसी में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, मतलब जो कोशिका द्रव है और जो केंद्रक द्रव है, दोनों को मिला देंगे तो इसी को प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, जिसको, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका का जीवित पदार्थ। तो कोशिका का जीवित पदार्थ कौन है? यही है, प्रोटोप्लाज्म। तो दोनों को मिला दीजिए, ये नाभिक के अंदर का जो लिक्विड है और जो सेल के अंदर का लिक्विड है, दोनों को मिला दीजिएगा, इसी को प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। तो जीवन का भौतिक आधार इसी को बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका जो होता है दो तरह का होता है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसको ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका प्रोकार्योटिक कोशिका और एक होता है आपका यूकार्योटिक कोशिका। सिंपल आपको ध्यान में रखना है, जहां पे प्रो आ जाए, प्रोकार्योटिक कोशिका का मतलब ऐसा कोशिका जिसमें नाभिक जो होता है वो सही से नहीं बना होता, इसमें नाभिक नाम का रहता है, ठीक है, वास्तविक नाभिक नहीं रहता है। और यूकार्योटिक कोशिका का मतलब होता है इसमें जो आपका नाभिक है वो सही है, एकदम ओरिजिनल वाला है। सिंपल याद रखिएगा, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें केंद्रक के जगह पर एक डीएनए वाला क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। किसमें? प्रोकार्योटिक में। इसमें झिल्लीबद्ध कोशिका नहीं होता है, और जो रीजन, जो क्षेत्र, डीएनए वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाइड बोलते हैं, जो डीएनए वाला क्षेत्र है, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें आपका एक नया चीज होता है, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका कोशिका भित्ति है। याद रखिएगा, कोशिका भित्ति पौधा में तो होगा ही, जैसे आपका कवक जो है वो भी पौधा है, कवक में भी पाया जाएगा, जो शैवाल है वो भी आपका पौधा है, उसमें भी पाया जाएगा, लेकिन जो बैक्टीरिया है ना, उसमें भी कोशिका भित्ति होता है, याद रखिएगा। तो यह जो आपका बैक्टीरिया है, यह उदाहरण हो गया प्रोकार्योटिक कोशिका का, क्योंकि बैक्टीरिया में याद रखिएगा इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक के जगह पर डीएनए वाला एक क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। यूकार्योटिक कोशिका का बात करें, इसका बस एक ही उदाहरण याद रखना, बैक्टीरिया। प्रोकार्योटिक मतलब बैक्टीरिया, याद रखिएगा, बैक्टीरिया का केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक की जगह पर डीएनए वाला क्षेत्र होता है, जिसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। लेकिन जो आपका बैक्टीरिया है, जो आपका जीवाणु, उसमें एक नया चीज होता है, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति। इसमें जो आपका केंद्रक होता है एकदम स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, अच्छा होता है। इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें जितना भी आपको कोशिकांग देखेगा, सेल का चेला दिखेगा, सब में पे झिल्ली होगा। इसमें जो भी कोशिकांग होगा उसमें आपको झिल्ली नहीं दिखेगा। इसका आकार छोटा होगा और इसका आकार बड़ा होगा। तो पौधा में, जीव जंतु में जो भी कोशिका होता है वो आपका क्या होगा? यूकार्योटिक कोशिका। और जो जीवाणु में, जो बैक्टीरिया में कोशिका होता है वो आपका क्या होगा? प्रोकार्योटिक कोशिका। याद रखिएगा, इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, झूठ मूठ का न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। अब कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब कुछ महत्वपूर्ण खोज है जिसको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, कुछ खोज है जिसको याद रखना है। कोशिका को किसने सबसे पहले खोजा? रॉबर्ट हुक। लेकिन वो कोशिका क्या था? मृत कोशिका। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा? तो याद रखिएगा, लेवेन हुक। केंद्रक को किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान और एक विर्चो। ओमनिस सेलुला एस सेलुला, ये किसने कहा था? विर्चो ने कहा था। मतलब हर एक कोशिका पुराने कोशिका से बने होते हैं। राइबोसोम को किसने खोजा? जॉर्ज प्लाडे ने।
लाइजोसोम को किसने खोजा? क्रिश्चियन डी ड्यूब में। गोल्जी काय को किसने खोजा? कैमिलो गोल्जी ने, ये महत्वपूर्ण है। अंतःप्रद्रवी जालिका को किसने खोजा? कीथ पोर्टर ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा? रिचर्ड ऑल्टमैन ने। इसको एक नजर याद रखिएगा, खास तौर पे ये चारों तो VBI है, याद रखिएगा। ये चारों आपके क्या है? VBI है। 1 2 3 4। उसके बाद ये जो आपका गोल्जी काय वाला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया भी याद रख लीजिएगा। तो ये सारा पॉइंट्स आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पूरा चीज इसमें समझ गए तो अगला वीडियो में इस पे आधारित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, SSC में, BPSC में, रेलवे में, इस सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जरूर आप बताइएगा अगला जो वीडियो है वो आपका MCQ वाला लाए कि नहीं लाए। ठीक है, मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।